इतना अमीर कैसे बन गया? चीन की सामानें इतनी सस्ती कैसे होती हैं? चीन विदेशी निवेशों का इतना बड़ा व्यापार कैसे करता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं दीपचा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे हाथों से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत आज़ाद होने के 2 साल बाद ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत डीजीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है और चीन की $9 ट्रिलियन की। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्ध शहरों में गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013 के बीच में 68 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। मानव इतिहास में इतनी तेजी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कभी गरीबी से आरामदेह जीवन यापन का सफर तय नहीं किया। आखिर कैसे चीन ने इतनी लंबी और ऊंची छलांग लगाई? एक उदाहरण है भारत की दीपावली। अब दीपावली की रात दिए नहीं जगमगाते, हर तरफ जगमग जगमग करती बिजली की लड़ियाँ दिखाई देती हैं। सब के सब चीन में बनी हुई हैं। आतिशबाजी का सामान भी वहीं से आने लगा है और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी। दीपावली के हमारे लक्ष्मी पूजन से चीन की यूवी शहर उतना ही खुशहाल होता है। उस शहर के लोग दीपावली का सामान ही नहीं बनाते, होली की पिचकारियाँ भी भारत भेजते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है, करीब 7.5 लाख दुकानें, और तो इन दुकानों में सिख गुरुओं के शब्द की किताबें मिल जाती हैं। यहाँ कुरान शरीफ आयतें भी मिलती हैं और सेंटा क्लॉज भी। चीन में धंधे का एक फार्मूला है, वे कोई भी सौदा छोड़ते नहीं और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। वे हर रेट का माल बनाते हैं, अच्छा भी और सस्ता व घटिया भी। यही वजह है कि 2011 में 40,000 भारतीय व्यवसायी यहाँ आए, जबकि 2013 में 3,60,000। भारत ही नहीं दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत से यहाँ व्यापारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्टोरेंट और होटलों से भरी हुई है। चीन ने पहले फैक्ट्रियाँ बनाई, फिर उत्पाद बेचने के लिए वहाँ व्यवस्था की। अब इम्पोर्टरों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और फैक्ट्री मालिकों को खरीदार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसे यूवी शहर में भारत से बड़ी संख्या में व्यापारी आने लगे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ रहा है और इन व्यापारियों का मुनाफा हाल के दिनों में कम हो गया है, लेकिन व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत जैसे देशों में उत्पादन कम हो रहा है। यही चीन की सोच थी। चीन ने विकास की पूरी कहानी बताता है। इस कहानी की शुरुआत 1980 में तब हुई थी जब चीन पूरी तरह साम्यवादी था। निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं था, जो था वह स्टेट का था, लेकिन रातों रात चीन ने इसे बदल दिया। अचानक ऐसी चीजें हो गई जिसके बारे में पहले सोचना संभव नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व ने इस काम को इतनी अच्छे ढंग से अंजाम दिया कि किसी तरह के विरोध को कोई गुंजाइश नहीं थी। चीन ने विदेशी निवेशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। ये इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में तुरुप का पता साबित हुए। भारत की तरह न तो इनका प्रस्ताव कहीं संसद या किसी संसदीय समिति में अटका और न ही इनके भूमि अधिग्रहण की कोई समस्या आई। उजाड़े गए लोगों को पुनर्वास के बारे में अक्सर सोचा नहीं जाता। बीजिंग ओलंपिक से पहले शहर के आसपास बसे गांवों को रातों रात हटाया गया। चीन ने विकास का यह दूसरा पहलू है जिसमें विरोध और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनार कर दिया। आर्थिक निवेशों को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दुनिया भर के उद्यमियों को अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि भारत के कई उद्योगपति ने वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। चीन भारत ने अपने सबसे चर्चित बात बनाने का ऐलान
1994 में किया था और 4 जुलाई 2012 में इस परियोजना से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई। इसके लिए 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1600 गांव खाली करवा दिए गए। इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण से जुड़े सवालों को दरकिनार कर दिया गया, जबकि भारत में नर्मदा बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1979 में और काम पूरा हुआ 2006 में। इसके दौरान बांध की ऊंचाई व विस्थापन के सवाल पर लगातार काम रुकता रहा। चीन भारत से आगे क्यों निकला? इसके पीछे की एक वजह वहाँ के मजदूर भी माने जाते हैं। अर्थशास्त्री ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किए तब वहाँ की साक्षरता करीब 65% थी। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ काम में चीनी महिलाओं की भागीदारी 74% है, जबकि भारत में सिर्फ 34% है। निवेशकों के लिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि यहाँ न तो हड़ताल होती और न कोई यूनियनबाजी। यह हाल उस देश में है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यहाँ के बहुत से श्रमिक कानून निवेशकों के लिए नरम है तो श्रमिकों के लिए सख्त। यहाँ के कानून के मुताबिक एक प्रांत का मजदूर दूसरे प्रांत में बस नहीं सकता, न ही अपने परिवार को पास रख सकता है। क्या भारत जैसे खुले समाजों में इसकी उम्मीद की जा सकती है? चीन में इसके अच्छे नतीजे भी मिलते हैं। मानव विकास के सभी पैमानों पर चीन ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है। इन्हीं नियमों कायदों की वजह से चीन की दुनिया भर फैक्ट्रियां बन गया है। कुछ लोग चीन और भारत की तुलना को अलग ढंग से देखते हैं। चीन में वाशिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ साइमन डेयर का कहना है कि भारत का लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज नहीं तो कल लोकतंत्र के सहारे भारत चीन से आगे निकल सकता है। बिना लोकतंत्र के आगे बढ़ रहे चीन की समस्या कम नहीं है। यहाँ जनता के पास बहुत सीमित आज़ादी है। लोग अपनी पसंद का नेतृत्व नहीं चुन सकते हैं। निष्पक्ष न्यायपालिका जैसे कोई चीज नहीं है। चीन में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। लेकिन इन सब का मतलब नहीं है कि चीन से सीखने लायक कुछ भी नहीं है। अब यह हम पर है कि चीन से हमें कौन सा सबक लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं और आगे किस बारे में आपको जानना है हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।